नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुश आमदीद कहती हूं। काफ़ी अहम खबरें हैं जो पिछले 2-3 रोज़ के दरमियान ही आई हैं, और उसमें से एक अहम खबर तो ये है कि ज़िमनी इंतखाब मुलतवी कर दिए गए हैं 9 हलकों में जो होने जाने जा रहे थे। और उसकी वजह ये बताई गई है कि सैलाब की वजह से जो इमारतें हैं और जो इदारे हैं वो मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से जो सहूलियात होनी चाहिए थी वो नहीं है, लिहाजा ज़िमनी इंतखाब जो है वो मुलतवी किए जा रहे हैं। और दूसरी जो अहम खबर है वो ये कि इमरान खान साहब पर जो तौहीन अदालत का मुकदमा चल रहा था उसमें उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला सुना दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अगरचे अब इसमें वक्त है और काफ़ी दिनों बाद ही अब ट्रायल जो है बाकायदा आगे चलेगा, लेकिन बहरहाल उनकी खुलासी इस मुकदमे में नहीं हो सकी। अब उनके ऊपर बाकायदा इसका ट्रायल होगा। और एक और अहम खबर ये भी है कि इमरान खान साहब ने दूसरी जानिब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि ये हुकूमत जो कुछ भी ये हथकंडे इस्तेमाल कर रही है उसकी वजह ये है कि ये -1 चाहते हैं और इसी वजह से ये सारी सूरत हाल क्रिएट की गई है, इसीलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते और -1 की तरफ टेक्निकल तरीके से जाना चाहते हैं। और इसके ख़िलाफ़ अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुल्कगीर एहतजाज और तहरीक के हवाले से लाहेअमल का ऐलान करने जा रही है कल भी, और कल तो वैसे वो एहतजाज भी करेंगे और उसके बाद इमरान खान साहब ख़ुद भी आगे की अनाउंसमेंट करेंगे कि वो आगे अब क्या स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं। इन तीनों खबरों के बाद कुछ अहम सवालात उठ खड़े हुए हैं। एक तो ये कि क्या वाकई कोई -1 का फार्मूला अभी भी चल रहा है, दूसरा ये भी कि ज़िमनी इंतखाब जो मुलतवी हुए हैं क्या उसकी वजह वाकई सिर्फ ये है कि सैलाब की वजह से ये इंतखाब मुमकिन नहीं थे, और इसके साथ साथ ये भी बात है कि आखिर ये जो तौहीन अदालत का मुकदमा है या दीगर जो मुकदमात हैं उनका मकसद क्या सिर्फ -1 ही है, इमरान खान साहब को दीवार से लगाना है। पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश कौन कर रहा है और इस हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करें प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ और आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिलाली साहब से। हिलाली साहब, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें दीवार से लगाने की जो कोशिश की जा रही है, नॉकआउट करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके ख़िलाफ़ कल वो एक प्लान देने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लॉन्ग मार्च भी वो करके देख चुके, जल्द से जुलूस भी वो करके देख चुके, आपके ख्याल से मज़ीद क्या ऑप्शंस वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है PTI की? देखिए, उनका फाइनल चॉइस जो है, जो आखिरी चॉइस जो है वो है इस्लामाबाद पे मार्च करवाना। और उन्होंने बहुत दफ़े कहा है, उन्होंने कहा है कि जब मैं ऐलान करूंगा तो आप लोग सब मेरे साथ आने हैं इस्लामाबाद में। तो दैट इज़ द फाइनल कॉल। उससे पहले अगर और कुछ ऐसे स्टेप्स हैं मुझे नहीं पता, मगर दैट इज़ द फाइनल कॉल। और लगता ऐसे है कि चीज़ें इस तरीके से मूव कर रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई करना या कंटेम्प्ट में उनको गिल्टी फाइंड करना ये तरीका होगा उनको इलेक्शन से निकालना। इसलिए अब ये पोस्टपोनमेंट से, ये 9 इलेक्शंस नहीं है, 13 इलेक्शंस में पोस्टपोन किया है। और जो बहाना दिया गया है वो कराची के 3 सीट्स में, भाई उधर पानी ख़त्म हो गया है, नहीं है। भावलपुर और मुल्तान में भी लोग कहते हैं नहीं है, सरगोदा में कुछ है 1-2 स्टेशंस में, मगर अगर 9 हलके हैं और 2 में है इलेक्शन फिर भी हो सकते हैं। मगर ये तो कह रहे हैं कि 13 हलके में इतना पानी हो गया, और जब पानी का बहाना नहीं चल रहा है वो कह रहे हैं कि पुलिस नहीं है। ये क्या है यार, पुलिस की कमी हो गई है अभी? किधर है पुलिस? डूब गए क्या? किधर है पुलिस? मैंने तो एक पुलिस वाले का, माफ़ करिए नात का मैं सुनना चाहता हूँ, मगर मैंने कभी सुना ही नहीं है कि एक पुलिस वाला डूब के मर गया इस फ्लड में। शायद हुए होंगे, अफसोस से कहना पड़ता है, शायद हुए होंगे। तो किधर है पुलिस? आपके पास सफिशिएंट पुलिस नहीं है। तो ये क्या बहाने हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं? इसलिए लोग कह रहे हैं कि वो लड़ नहीं सकते, इसलिए लोग कह रहे हैं, और ख़ुद कह रहा है वो, और उसकी पार्टी कह रही है, और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि इसकी पॉपुलैरिटी इतनी अब बढ़ गई है कि अगर ये हिस्सा ले तो ये जीत जाएगा। ठीक,
तो आपको लगता है मकबूलियत की वजह से जो है ये भागने का रास्ता इख्तियार किया गया है? ओके, देखते हैं इमरान साहब की क्या रहा है। इमरान खान साहब, बात तो ये बात की कही जा सकती है कि जिन इलाके में जहाँ पर थे इलेक्शन वो मुतासर थे, तो वहाँ पर पोस्टपोन कर देते, सारे के सारे इंतखाबात मुलतवी करने का क्या मकसद हो सकता है? आपकी क्या इस पर थिंकिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आपको याद होगा मैंने 2 हफ्ते पहले ही आपसे ये कह दिया था इसी प्रोग्राम में कि सैलाब की वजह से ये पोस्टपोन हो जाएंगे, ये इलेक्शन शायद वक्त पे ना हो पाए। तो वैसे ही हुआ। देखिए, जब इस तरह की नागहानी सूरत हाल होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया लाली साहब ने। हो सकता है एक वजह ये भी हो कि हुकूमत जो है वो ये समझती हो कि जनाब इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की उस पीक पे हैं कि शायद वो सारे इलेक्शन जीत जाएं, या शायद वो भारी अक्सरियत से जीत जाएं या ज्यादा सीटें जीत लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सियासत में जो मैं जिसके हक में नहीं हूँ, मेरी बतौर इमरान यकूब बिल्कुल भी ये राय नहीं है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तानी सियासत में हुकूमत हमेशा इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती रही है, माजी में भी। और जैसे भी हुकूमत को मौका मिला है अपोजिशन को टफ टाइम देने का या अपनी मर्जी मनवाने का या अपने फायदे का, हमेशा हुकूमत की तरफ से वैसा ही काम किया गया है। लिहाजा ये कोई इतनी चंबे की बात नहीं। अगरचे मैं इसके हक में नहीं हूँ, हुकूमत को चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है कि जिन इलाकों में अगर पानी है, सैलाब है, सूरत हाल है, वहां पे पोस्टपोन कर दिया जाता, और अगर कहीं पे नहीं है तो उस पे इलेक्शन करवा दिए जाते। लेकिन एक दूसरा मौका भी है। मौका दूसरा ये है समीना कि अगर कुछ देर के लिए ये पोस्टपोन कर भी दिए जाएं, मुल्क में इस वक्त सैलाब से जो सूरत हाल है, जितनी तबाही हुई है, और सारी हुकूमत या इंतजामिया, ये जो पुलिस की जो लाली साहब बात कर रहे थे, अगर सब लोग उस काम में जुटे हुए हैं, पूरी कौम जो है वो अब अगर इस पे लग गई है कि चले हम उस पे मामले को हल करें, तो उसमें हर्ज ही क्या है? अगर 9 सीटों पे या 13 सीटों पे इलेक्शन महीना, 2 महीने या 3 महीने नहीं भी होते तो कौन सा तूफान आ जाएगा? वैसे भी तो पीटीआई असेंबली में नहीं बैठी, कौमी असेंबली में तो पीटीआई ने वैसे ही रिजाइन किया हुआ है। तो अगर ये मजीद भी अगर 2-3 महीने नहीं होते इलेक्शन, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई हो जाए बड़ा। लेकिन मसला यही ना इमरान साहब, उनको इस वक्त ये नहीं है कि उन्होंने असेंबली में बैठना है, जो इसका इम्पैक्ट उन्हें चाहिए था बेसिकली, जिसको वो आगे अपनी तहरीक को चलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, वो असल चीज है ना। वो तो मैंने पहले अर्ज कर दी आपसे कि हुकूमतें इस तरह के रास्ते अपनाती होती हैं, हुकूमतें जो हैं इस तरह के काम करती हैं। अगरचे ये ना हुकूमतों के लिए अच्छा होता है और ना ही जमहूरियत के लिए। हमें किसी तौर भी इस तरह की किसी भी एक्शन का जो है वो उस तरह से उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन और वैसे भी फिर इससे डैमेज तो अल्टीमेटली फिर भी पीडीएम को ही हो रहा है ना, इम्पैक्ट तो इन्हें फिर भी मिल जाएगा। यानी आपने तो फिर इसका मतलब मुकाबले से पहले ही हार मान ली है, तो उस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। लाली साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, मैं जरा उनको ले लूं फिर। जी, एक फिक्र लाली साहब से जरूर वो करें। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये आपका ख्याल है कि इससे उनको नुकसान पहुंचेगा। हो सकता है वो ये समझते हो कि इतनी देर में चीजें मजीद कुछ बेहतर हो जाएंगी तो उससे उन्हें फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी भी राय सही है, क्योंकि कुछ लोग केसेस को भी देख रहे हैं कि उसकी तरफ से शायद कोई फैसला है। लेकिन पहले ही लाली साहब का कमेंट। जी लाली साहब। देखिए समीना, जो इमरान ने कहा है बिल्कुल सही कहा है। पोस्टपोनमेंट्स लोग करते हैं इसलिए नहीं कि जो वजह देते हैं, जो बहाना देते हैं वो सही होता है, मगर इसलिए कि टाइमिंग जो है इलेक्शन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर वो समझते हैं कि अब टाइमिंग से उनको फ़ायदा होगा तो वो पोस्टपोन कर देते हैं झूठ बोल के। आखिर आई एम सॉरी, हमारे इलेक्शंस में काफ़ी सारे इस किस्म की हरकतें होते हैं, आपको पता है, रिगिंग भी होता है। तो ये अफसोस है। और इमरान ठीक कह रहा है कि वो नहीं कह रहा है कि ही सपोर्ट्स इट, मगर वो कह रहा है कि ऐसे चीज़ें होते हैं जो नहीं होना चाहिए। मगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो मेरे लिए कुछ और है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही, कुछ टैक्टिकल एडवांटेज वक्त पे और मौके पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ये जो इन लोग कर रहे हैं साफ सुदा झूठ, जो आखिर वो जो लोग रह रहे हैं इस इलाकों में उनको पता है ना, और वो फैल जाती है। तो इम्प्रेशन इस वक्त ये है कि ये वाकई पैनिक कर गए, ये डर गए इनको। और
ये चाहते हैं कि स्पिन इट आउट। ये कंटेम्प्ट का जो केस है, क्या आप समझते हैं अगले हियरिंग में फैसला हो जाएगा? मेरा गेस है, जाहिर है आई डोंट नो, मेरा गेस है कि जैसे वो जो चीफ जस्टिस आखिर निसार गिलगित बल्तिस्तान का केस आपको याद है कितने महीने हो गए, अभी तो उसका पहला हियरिंग हो रहा है, माने कि आई डोंट नो साल 1.5 साल हो गए, पता नहीं कितना हो गया है कि हाँ अब ये वक्त है, इसको अब नाअहल कर दो, या इसकी ये हो गया है, इसको चलते रहो केस को। तो दैट मेक्स अ मॉकरी ऑफ इलेक्शंस। वो बताता ये है कि इलेक्शंस इसलिए नहीं कि आप जानना चाहते हैं कि अवाम का कैंडिडेट कौन है, इलेक्शंस इसलिए कि आप बता रहे हैं लोगों के कि हम जो मर्जी करेंगे अपने कैंडिडेट को आगे लाने के लिए। और ये जब होता है इलेक्शंस में, जब ये इंप्रेशन आती है तो डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड, रद्द, खत्म। ये फिर डेमोक्रेसी नहीं रहती है, ये कुछ और होता है। फिर ये बात चलिए जी जी बताएं। मैं यही कह रही थी कि जो हिलाली साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, कि जो आपने भी थोड़ा जिक्र किया कि उस वक्त तक कुछ और हो जाए, तो बहुत सारे लोगों का ये अंदाज़ा है कि शायद 22 सितंबर को आगे फर्द जुर्म आयद होने जा रही है इमरान खान साहब पर, और दीगर भी केसेस चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी रेफरेंसेस दायर हैं, तो कहीं से भी कोई ऐसी खबर आ सकती है कि अगर वो नाअहल हो जाएं या उन्हें माइनस कर दिया जाए इस सारी इंतखाबी सियासत से, तो फिर उसके बाद आगे का लाहेमल तय किया जाएगा कि अब ज़िमनी इंतखाब कराना है कि फिर चलें अब फाइनली जनरल इलेक्शन ही करा लेते हैं, काम तो हो गया है। अच्छा समीना, 2-3 चीज़ें पहले तो आप नोट कर लें। जनरल इलेक्शन मेरी दानिश्त में, मेरी सोच में, बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, अपने टाइम पे भी होंगे, अभी वो जल्दी नहीं होने जा रहे। ये बात तो आप लिखें, इमरान खान साहब नाअहल हों या ना हो, लेकिन हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है, किए हुए है हुकूमत ये फैसला कि उन्होंने इलेक्शन अपने वक्त से पहले नहीं करवाने, उन्होंने अपनी टर्म पूरी कर दी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो हिलाली साहब फरमा रहे थे कि जमहूरियत नहीं होती, तो मुझे बड़ी हैरत होती है। हिलाली साहब माशाल्लाह इतने सीजन्ड आदमी हैं, इतने सीनियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, सब कुछ है। उन्हें अगर हमारे मुल्क में वाकई जमहूरियत नजर आती है किसी भी शेप में, तो फिर तो बड़ी खुश नसीबी है। मुझे तो जमहूरियत वैसे आपस की बात है, उस तरह से कभी नजर नहीं आई। मुझे तो मुल्क में पाकिस्तान, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में उस तरह से कभी जमहूरियत नजर नहीं आई जिस तरह से जमहूरियत होनी चाहिए, या जिस जमहूरियत का हमेशा हमें सबक पढ़ाया जाता है कि जमहूरियत ये होती है, जमहूरियत में अवाम के हाँ, लेकिन चले जैसे तैसे सही इलेक्शन तो हो ही जाते हैं ना, कुछ ना कुछ तो मरी मुकी सी तो चलता ही रहता है ना मामला। यही तो हमारे मगर इसका मतलब ये नहीं है, माफ करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसलिए कि जमहूरियत नहीं रहा है हम कोशिश नहीं करना चाहिए कि हम सीधे रास्ते पे वापस आए। ये तो बात नहीं बनती है ना, ये कहना कि कभी नहीं हो सकता है लिहाजा दफा करो। जी हिलाली साहब, मेरी बात तो मुकम्मल हो लेने दें। मैं इसीलिए मैं यही तो बात कह रहा हूं कि यही तो अलमिया है, यही तो हमारे डिक्लाइन की वजह है कि हम समझौता कर लेते हैं। कि जनाब जिस तरह समीना ये कह रही थी कि चलो मरी मुक्की, तो भाई क्यों मरी मुक्की? जमहूरियत अगर है तो पूरे क्यों नहीं? अगर इमरान खान साहब को अवाम पसंद करते हैं और इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बनाना चाहते हैं, तो मुझे आपको या किसी भी आदमी को ये क्यों ये हक है कि वो उसको वजीर आजम बनने से रोके? उसको बनना चाहिए। अगर अवाम नवाज बिल्कुल अगर अवाम नवाज शरीफ को 3 दफा वजीर आजम बना रहे हैं तो बनाएं, इमरान खान को 4 दफा बनाना चाहते हैं तो बना लें। देखें तो अवाम जो चाहते हैं अगर आप उसको उसी तरह से होने देंगे तो जमहूरियत भी फले फूलेगी। वाकई इस मुल्क असल में यही बात जो था, यही मेरा आर्गुमेंट था कि जैसे तैसे भी एक प्रोसेस तो चल रहा है ना, हर 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग स्ट्रेंथन हो, अपने आप को डिलीवर करें और फिर मजबूत करें पार्लियामेंट को। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो उसका असर नहीं होता। जी सर, ना जो आप बात बार बार कर रही है ना कि जी कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद कोई नाहली हो जाए, कोई इलेक्शन कमीशन से हो जाए, कुछ ये हो जाए, कुछ वो हो जाए। तो एक बात को समझें, मेरी राय में अभी भी जो ना, मुझे यकीन है कि हिलाली साहब इससे मुत्तफिक नहीं होंगे, अभी भी अदालत ने इमरान खान साहब के हवाले से कोई बहुत सख्त मौकफ नहीं अपनाया। मुअज़्ज़िज़ अदालत ने अभी भी उन्हें 15 दिन का टाइम दिया है फर्द जुर्म आयद करने के लिए।
तो वो आपने सुना होगा मिश्रा के कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो जो हालात जितनी तेजी से बदल रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसमें कोई पता नहीं 15 दिन में क्या कुछ हो जाए, क्या उसके बाद हालात पैसे रहें भी। ये सही कह रहे हो, ये सही कह रहे हो तुम। हाँ जी, यस यस इमरान, लेट मी जस्ट इधर से मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, मगर साथ साथ मुझे 2-3 चीजें कहने दें कि ऐसा कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। आपने और मैंने दोनों पढ़े हैं स्टेटमेंट्स जो इमरान खान ने दिया है, जिधर जो अल्फाज उसने कहा है, माजरत, अफसोस और रहम और करम, और देखिए रहम और करम नहीं, माजरत, अफसोस, रिग्रेटेबल, और अगर मैं पार्डन, और अगर मैं आगे आपके सामने आता जज को तो मैं आपको एक्सप्लेन करता, वो सब वही अल्फाज जो अगर आप थिसॉरस में जाके देखें उसका मतलब है आई एम सॉरी, जो दानियाल अजीज ने किया था मगर उसको माफी नहीं मिली, जो निहाल हाशमी ने किया था मगर उसको माफी नहीं मिली, जो वो चौधरी वो किया था, क्या ना तलाल चौधरी किया था, उसको माफी चौधरी, उसको माफी नहीं मिली, तो क्यों मिलेगी इसको? ये तो ये सोच रहा होगा ना, थोड़ा सा प्लीज सोचिए। अगर वो लफ्ज जो मेलोड्रामेटिक 200 साल पहले जो लिखे गए थे, अगर वही लफ्ज इस्तेमाल होना था तो आप कह दें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में रूटीनली ये आप भेज दें और बात खत्म हो जाएगी। मगर अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं क्यों, वो इमरान खान को पूछा गया था तुमने ये स्टेटमेंट क्यों दिया था, तो उसने कहा था कि मेरा राइट हैंड मैन को आपने किया। इसको हम किसी लॉ एक्सपर्ट से ही समझने की कोशिश करते हैं, और इस वक्त इमरान साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद, पीटीआई के कानूनी मुशीर भी है, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे, साबिक प्राइम मिनिस्टर उनसे लेते रहे मुआवनत भी, तो उनसे जानते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो ये तौहीन अदालत केस, आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है इसका? आपको लगता है कि अगर ये ट्रायल होता है बाकायदा, अब चूँकि फ़र्द जुर्म आयद होनी है, तो इसमें कोई बचत का इम्कान है? जी देखिए, पहले अदालत ने एक रिप्लाई मांगा था, उसमें रिग्रेट की गई थी। उसके बाद अदालत ने फिर दोबारा एक मौका दिया जिसमें फर्दर रिग्रेट की गई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, हम ये सेटिस्फाइड नहीं है, हम 22 तारीख को आपको इंडाइट करेंगे, आपको चार्ज करेंगे और कार्रवाई आगे चलाएंगे। तो अभी क्योंकि मौका है, हो सकता है कि जब इंडाइटमेंट हो या उससे पहले एक और मजीद जो आपको अपॉलजी दरकार है, जो माजरत दरकार है, जो माफी दरकार है, वो फाइल कर दी जाए। और अगर वो नहीं की गई तो फिर ट्रायल चलेगा उसके बाद, और फिर ट्रायल में जो भी कानूनी नुकात हैं और है वो होगी। पीटीआई के मुख्तलिफ जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं बैरिस्टर साहब, उनकी मैं राय सुन रही थी, ऐसा लग रहा है कि डिवाइडेड ओपिनियन है। कुछ लोगों का ख्याल था कि गैर मशरूत माफ़ी मांग कर जान छुड़ाने की कोशिश की जानी चाहिए, और कुछ लोगों को मैंने ये कहते सुना कि जाकर इसको लड़ना चाहिए, मुकदमे को भी हम अपील भी फ़ाइल कर सकते हैं, लार्जर बेंच नहीं इसमें मज़ीद बन सकता क्योंकि ऑलरेडी फुल बेंच है ये, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है इंट्रा कोर्ट अपील के बजाय। तो इस वक्त आपकी राय में एक जो आप बात कर रहे हैं अनकंडीशनल अपॉलजी की तरफ जाना फ़ायदेमंद हो सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर इस फर्द जुर्म का जो ऑर्डर है इसको चैलेंज करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है? जी देखें, मेरी राय में जो कंटेम्प्ट का कानून है, तौहीन अदालत का कानून है, वो उसमें अदालतें जो हैं वो किसी तरह से सजा देना नहीं पसंद करती। वो सिर्फ ये पसंद करती हैं कि आप इज्जत जो है अदालत की वो कायम रहे, और उसके अदालत के सामने आके अगर आप माजरत कर देते हैं कि गलती हो गई, तो अदालतें फिर उसको मान के मामला ख़त्म कर देती हैं। तो अदालत की तो यही कोशिश है, और यही अदालत ने बार बार इंडिकेट भी किया है। तो अगर ये फैसला हुआ कि इस तरह करना है, तो मेरा ख्याल है कोई इसमें किसी किस्म की वो माजरत नहीं करनी चाहिए, अनकंडीशनल अपॉलजी ही करनी चाहिए। माजरत तो ऑलरेडी अभी रिजेक्ट कर दी है अदालत ने, और मेरी नज़र में कोई इसमें हर्ज भी नहीं होता, क्योंकि आप देखें अदालतें जो हैं वो माजरत की तरह होती हैं। अगर आपने गलती नहीं भी की
या एक तासुर ऐसा मिला है कि आपने गलती की है तो आप अपोलोजाइज कर लें, माफी मांग लें, तो वो मगर उसमें अदालत का भी किरदार और मगर निहाल आपकी भी इज्जत बढ़ती है। जी हिलाली साहब कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। निहाल हाशमी के केस में, तलाल चौधरी के केस में और दानियाल अजीज के केस में सजा दिया उनको। जी देखिए, वो हर फैक्ट पे डिपेंड करता है कि कौन, अगर आप बिल्कुल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उस पर वो ये है कि रिपीट करते रहें और बार बार इंसिस्ट करें और फिर जब बिल्कुल सजा होने लगे उस वक्त जाके आप मुझे मैं अपोलोजाइज करता हूं तो अदालतें फिर कहती हैं कि हाँ, बहुत लेट हो गया है, हम नहीं मानते। बिल्कुल सही, लेकिन अभी तो बिल्कुल सही, मगर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, कि ये 2014 में भी इन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इन अदर वर्ड्स, लग ऐसे रहा था कि आप वो जो कंटेम्प्ट को आपने सही कहा कि ट्रेडिशनली वो छोड़ देते हैं, लगा ऐसे कि गवर्नमेंट का जो आदमी है वो इंटरेस्टेड नहीं था, वो इंटरेस्टेड था कि इसको सजा मिले, इसलिए याद दिला रहा है कोर्ट को कि ये इमरान खान कहता रहता है ऐसी बातें। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। हुकूमत का तो यही तो एक एक्सक्यूज मिल गया है कि किसी ना किसी तरह सजा हो ताकि डिस्क्वालिफिकेशन हो और फिर इलेक्शन उनके लिए आसान हो जाए। वो तो उनकी तरफ से तो समझ आती है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन ये कंटेम्प्ट का जो कानून है वो अदालत और जिसके खिलाफ कंटेम्प्ट का चार्ज है वो उसके दरमियान होता है। इसमें ना हुकूमत ना तीसरा आदमी कुछ कह सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा बेसिर साहब, बिल्कुल लास्टली, अगर ये खुदा न खास्ता कोई इमरान खान साहब के खिलाफ ये फैसला आता है, अच्छा इमरान साहब आप भी कर लीजिएगा, एक सेकंड ज़रा मैं सिर्फ इसमें एक क्लैरिटी ले लूँ बैरिस्टर साहब से। इसके अगेंस्ट आप लोग अपील कर सकेंगे और इस बेंच से भी इवन रिव्यू पिटिशन दायर कर सकेंगे, ऐसा ही है कंटेम्प्ट के केस में? और फिर दूसरी बात ये कि क्या वो सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करने के लिए होगी या फिर कंटेम्प्ट का ही चार्ज ख़त्म करने के लिए होगी? जी देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन तो बाद की बात होती है, पहले तो कंटेम्प्ट का चार्ज खत्म होता है, रिव्यू इसमें नहीं होता। अगर फाइनल कोई अपील करना चाहे तो वो उसका हक है, वो करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस केस में कोई अपील या इस किस्म की चीज की नौबत आनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बड़ा क्लियर केस है जिसके अंदर अगर अदालत समझती है कि माफी मांगनी है तो फिर माफी मांगने में हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर इमरान खान साहब की लीगल टीम का ख्याल है कि कोई ऐसे कानूनी नुकात हैं जो अदालत के सामने पेश करने चाहिए तो वो अपनी डिफेंस जब चार्ज हो जाए उस वक्त भी पेश कर सकते हैं और उसके अपील में भी उसको नुकात को। जी इमरान साहब का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। जी इमरान साहब। बैरिस्टर साहब आप फरमाइएगा, आप माशाल्लाह कानून के मामला समझते हैं और सियासत समझते हैं, क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान साहब की तरफ से जो इस वक्त हेजिटेशन है वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने ये पूरा बयानिया ही अपना जो इस वक्त मौजूदा बयानिया वो इस बुनियाद पे खड़ा किया है, इस बुनियाद पे बनाया है कि उनके खिलाफ जो साजिश की जा रही है और उनको जो -1 फार्मूले की तरफ लेके जाया जा रहा है और ये जो सारे मामला थे इसलिए किए जा रहे हैं, लिहाजा अगर वो माफी मांगते हैं तो उनके इस बयानिए को नुकसान पहुंचेगा और वो नहीं समझते कि इस वक्त वो इस पोजीशन में है कि उस बयानिए को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए अपनी सियासत बचाने के लिए वो ये मुश्किल रास्ता अपनाए हुए हैं। जी देखिए, मेरी नजर में जो -1 का इशू है ये अदालत के साथ या कंटेम्प्ट के केस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक पॉलिटिकल सियासी इशू है जो ऑपोजिशन के साथ है, उनका सियासी मुकाबला। जहाँ तक अदालत का या कंटेम्प्ट के केस का ताल्लुक है वहाँ तो कोई इस किस्म की बात नहीं है। अदालत फैसला करेगी अपने आइन और कानून के मुताबिक, और अदालत के जो 5 के 5 जज साहिबान हैं वो बहुत लर्निड मेरी नज़र में जज साहिबान हैं और वो उनको कानून का भी पता है, कंटेम्प्ट के कानून का भी पता है और वो उसके मुताबिक ही कार्रवाई करेंगे। उधर कोई -1 का इशू नहीं है, बस इशू है कि अगर उनका अदालत का ख्याल है कि ये मामला सीरियस है और उसमें किस्म की अदालत की इज्जत या लोअर जुडिशरी की इज्जत को नुकसान पहुंचा है
बिल्कुल तो फिर या कंटेम्प्ट हुई है तो फिर उसमें अदालतें आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक छोटे सा वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। आईनी और कानूनी मामलात के हवाले से भी बात हो रही है और साथ ही साथ सियासत भी साथ साथ चल रही है। थोड़ा सा डिस्कशन को अपने पैनलिस्ट के साथ आगे बढ़ाऊंगी। इमरान साहब, आपने अभी बात सुनी है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की भी, और जो आगे मामलात चल रहे हैं, एक सवाल पर मैं आपका ज़रूर जवाब लेना चाहूँगी जिस पर मैंने पहले हिलाली साहब का भी कमेंट लिया था। आपको लगता है कि इमरान खान साहब कल जो है किसी लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस कर सकते हैं? क्या उनकी और ऑप्शन हो सकती है स्ट्रैटेजी? जलसे जुलूस अगर करेंगे तो अब ज़िमनी इंतखाब तो हो नहीं रहे, तो फिर महंगाई के ऊपर फिर से जलसे जुलूस चलते रहेंगे, ये हुकूमत जलसे नहीं रोक सक रही। समीना, हुकूमत को जरूरत क्या है जलसे रोकने की? देखें, उन्हें जरूरत ही नहीं है, वो करते रहे जलसे। इमरान खान अगर जलसे करते हैं तो हुकूमत को उनसे उन जलसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क तो उस वक्त पड़ता है कि जब उन्हें ये हो कि जी हम तो इलेक्शन कराने लगे और उनका कारकुन बड़ा चार्ज हो रहा है। हुकूमत तो ये फैसला किए बैठी है कि अभी इलेक्शन नहीं होने, और जब अभी इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर उनका ये ख्याल है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जलसे करते रहे, इनका कारकुन खुद ही 2-4 महीने में थक जाएगा और मामला जो है वो उस तरह से लॉन्ग मार्च का हो सकता है फैसला। मैं इधर ही आने लगा। मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है, इमरान खान साहब के पास जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उनमें अब सबसे बेहतर ऑप्शन उनके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन लॉन्ग मार्च की रह जाता है। लेकिन अगर वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो उस पर फिर उन पर एक दफा फिर बहुत सारी तनकीद होगी, क्रिटिसिज्म होगा कि सैलाब से मामला इतने खराब हैं और आप अपनी सियासत के पीछे पड़े हुए हैं और आपने लॉन्ग मार्च कर दिया। अगरचे वो उसको हकीकी आज़ादी कहते हैं या अवाम की लड़ाई कहते हैं या जो भी की, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है फिर उनके खिलाफ हुकूमती पार्टियां, PDM, ये सब ये मौक़िफ़ अपनाएंगे कि जनाब देख लें, ये लॉन्ग मार्च जो है ये भी इसी वजह का हिस्सा है। एक तरफ तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी आ रहे हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान में जो तबाही हुई है उस पर डिस्कशन हो रही है, और इमरान खान सब सिर्फ अपनी सियासत को लेके लगे हुए हैं। इन्हें ना सैलाब का कोई एहसास है, ना अवाम का कोई एहसास है। तो इस तरह की जो खिचड़ी है ना वो होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बात बड़ी अहम है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये जो अगले 10 दिन हैं या 12 दिन जो अभी अदालती उसमें मेरे ख्याल में, जाती राय में, बड़ा जारखाना मौक़िफ़ अपनाएंगे ताकि वो ये तासुर दे सकें कि वो किसी किस्म का दबाव लेने को तैयार नहीं है। लेकिन इमरान साहब, अभी आप ये बात जो कह रहे थे कि हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है, जलसे जुलूस होते रहें, लेकिन दूसरी जानिब ये जो बड़े बड़े जलसे हैं जाहिर है कहीं ना कहीं प्रेशर तो डाल रहे हैं, हुकूमत के लिए भी परेशानी का सबब हैं। कल मरियम को भी जलसा करना पड़ा उनके जवाब में, और उसमें जो वो बड़े गुस्से में दिख रही थी, उनकी जो स्पीच में कुछ अल्फाज भी बड़े उन्होंने गैर मुनासिब से इस्तेमाल किए, जिस पे बड़ी तनकीद भी हो रही है उनके ऊपर। तो ऐसा लग रहा था, आपको नहीं लगता कि कोई दबाव या फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये तकरीर की हो? समीना, उन पे दबाव किसी और चीज का। पहले मुझे आप ये बता दें कि आपने मरियम नवाज को कभी कोई ऐसा जलसा देखा भी है जब वो गुस्से में ना हो, जब वो एग्रेशन में ना हो, जब वो इस तरह की गुफ्तगू ना करें? मुझे तो नहीं याद पड़ता कि किसी जलसे में भी उन्होंने बड़ी नरम लहजे में कोई तकरीर की हो। मरियम नवाज का अपना एक खासा है, अपना एक तरीकाकार है। वो भी ये समझती हैं, वो भी इमरान खान साहब के तरह सोचती हैं, वो भी ये समझती हैं कि एग्रेशन के साथ ही लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जा सकता है। अग्रेशन के साथ ही आप इदारों पे अपनी अपोजिशन पे दबाव बढ़ा सकते हैं, अग्रेशन के साथ ही अपने आप को नुमाया कर सकते हैं। तो हर सियासतदान की अपनी सोच होती है। चलिए, मुझे हिलाली साहब की तरफ जाना है। हिलाली साहब, यही आपके पास भी क्वेश्चन है जो इमरान साहब ने कहा, आप भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए इन पे। क्या लॉन्ग मार्च अब सूटेबल है इमरान खान साहब के लिए? वैसे तो पंजाब में अब उनकी गवर्नमेंट है, तो उस तरह की सिचुएशन तो नहीं होगी जो हमने 25 मई को देखा, तो अल्टीमेटली इस तरफ जाएंगे क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप मत समझिए कि ये जो रिलीफ वर्क हो रहा है इसमें कंट्रोवर्सी और चैलेंजेस नहीं हैं। बहुत सारे मसले हैं जो लोगों खड़े होकर सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है।
मिसाल के तौर पे वो लोग जो सड़कों पे हैं, जो रोड्स पे सोए हुए हैं 10-10 और 16-16 दिन, वो लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास इमदाद नहीं पहुंच रही है, और गवर्नमेंट के लोग जो इमदाद तकसीम कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ उनके एलिगेशंस हैं। मैं नहीं कहना चाहता क्या हैं, मगर एक बात तो पक्का है कि इमदाद लोगों को नहीं पहुंच रहा है। और इसलिए एक और ये वजह है कि लोग चाहते हैं कि इलेक्शंस हों और जो एडमिनिस्ट्रेशंस इस किस्म की हरकतें करते हैं उनके ख़िलाफ़ वो वोट दें और उनको उधर से गारत करें। तो एक प्रेशर है इलेक्शंस का। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको पता है कि 1970 में 5 लाख लोग मारे गए थे, किधर? बांग्लादेश में। और आपको पता है कि उसके बाद जो मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जब उसने उठ के कहा ये कुछ नहीं कर सकते हैं तुम्हारे लिए, तो इलेक्शंस पे बहुत प्रेशर पड़ा और बड़ा फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ एन इमरजेंसी सिचुएशन, ऐसा कभी हमने कुछ देखा नहीं है। और देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो मैसिव जलसे हो रहे हैं इमरान खान के, जो मैसिव सपोर्ट आ रहा है, चलो यार मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं, मुझसे एक आदमी को आगे कर दें ना, एक के अलावा मैं कराची में 2 हफ्ते से किसी को नहीं देखा हूं, रिच पुअर नॉट पुअर, जो भी रिक्शा ड्राइवर से लेके सेक्रेटरी तक, जो एडमिट नहीं करता है कि ये इलेक्शंस क्या होने वाले हैं। सबको पता है नतीजा क्या होगा। अब ये गवर्नमेंट सोचती है कि वक्त गुजारो, बाई टाइम नहीं हो सकता बाई टाइम से, अब देखिए, ये आपने खुद जिक्र किया पोस्टपोनमेंट, पंजाब के बारे में आपके ओपनिंग तकरीर में आपने कहा कि इसके बारे में क्या कह रहे हैं लोग, उसके बारे में पंजाब में क्या हो रहा है। मैं रिपीट नहीं करना चाहता कि इमरान खान का क्या उसमें टेक है, इसलिए उसने पब्लिकली कहा है और वो मुनासिब नहीं है कि मैं उसको रिपीट करूं, मगर मैं आपको कह रहा हूं कि वो ये परवेज इलाही हिल रहा है। वोट बाइंग जो है, अब तो सुना ये है कि परवेज इलाही साहब भी हिल रहे हैं, इज टर्निंग सॉफ्ट। क्या ये मतलब ये हो सकता है कि वो 10 लोग चले जाएंगे दूसरे साइड और वो फिर चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ का बन जाएगा, जो पहले वो बनने के लिए तैयार नहीं था और नवाज शरीफ भी तैयार नहीं था उसको एक्सेप्ट करने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं इस किस्म की बातें हो रहे हैं, इस किस्म बातें तो ये हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ यही वज़ादारी की सियासत है, क्या करें, इसी कोई रवादारी और वज़ादारी की सियासत कहते हैं, यही एतमाद की सियासत है हमारे मुल्क में। इमरान साहब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए कुछ और कमेंट कर लें। पंजाब की सियासत पे आप मेरी बात सुन लें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे वाकफाने हाल के मुताबिक पंजाब में अभी फौरी तौर पे कोई हुकूमत चेंज होने नहीं जा रही। हिलाली साहब, मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस चेंज की आप बात करते हैं, अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो हैं वो इस्तीफे देने को तैयार हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पंजाब हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इस वक्त चौधरी परवेज इलाही वजीर आला हैं और फिलहाल वही वजीर आला रहेंगे। अलबत्ता ये आप ये देखें, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो बदल जाएगा, वो खुद भी रहेगा, मगर किसी और के लिए। ये मेरा पॉइंट था। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर इस तरह की कोई गेम करेगी भी, अभी इस वक्त नहीं, पीडीएम अगर ये करता भी है और मुस्लिम लीग नून से ज्यादा साबिक सदर आसिफ जरदारी जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी वो नहीं करेंगे। और अगर ये होगा भी तो आप को मैं ये बात बता दूं कि मुस्लिम लीग काफ के लोग नहीं जाएंगे, बल्कि पीटीआई की तरफ से जो लोग हैं वो उस तरफ जाएंगे और उस तरह से चौधरी परवेज इलाही। चलिए, आपको भी कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही है, लेकिन और बहुत सारी मुश्किलात हैं इसके अलावा भी पीडीएम के लिए, कि अगर जिस जगह पर उनकी हुकूमत है भी और जो मईशत के चैलेंजेस हैं उससे कैसे निपटना है, वो एक बड़ा दर्द सर है। और डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। अगरचे हमें तो ये कहानी सुनाई गई थी कि IMF के पैसे आ जाएंगे तो डॉलर मजीद कम हो जाएगा, कुछ लोग तो कहते थे 190 से भी नीचे चले जाए प्राइस जो है उसकी, लेकिन इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया,
उनसे बात करते हैं, माहिर मईशत हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका और वेलकम टू द शो। और सबसे पहले इसी बारे में ही बता दीजिए, ये डॉलर को आखिर कौन सी बैटरी फिट है जो ये उड़ता ही जा रहा है ऊपर ऊपर और ये नीचे नहीं आ रहा है, बेशक IMF के पैसे भी मिल गए। जी, जब हम डॉलर के रेट की बात करते हैं तो ख्याल रखिएगा कि पाकिस्तान में दो किस्म के रेट हैं। एक तो इंटर बैंक में है जहाँ पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं और बैंक आपस में ट्रेड करते हैं, और एक ओपन मार्केट का रेट है जिसमें आप मैं शायद मनी चेंजर के पास जाते हैं, कोई $500 लेना चाहता है, कुछ रुपए खरीदना चाहता है, कोई डॉलर खरीदना चाहता है। दोनों के अलग अलग रेट आ रहे हैं। अब ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कि दोनों के रेट्स में 12, 13, 14 रुपए का फर्क आ जाए। अगर इतना बड़ा फर्क है कि ओपन मार्केट का रेट जो है वो 13-14 रुपए ज्यादा है इंटर बैंक से, तो उसका वादे तौर पे मतलब ये है कि फिजिकल डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान से स्मगल हो रहे हैं। वो जिसको हम कहते हैं कि डॉलर्स आर सक्ड आउट, या तो वो अफगानिस्तान जा रहे हैं या वो ईरान जा रहे हैं, और उसके नतीजे में आप देख रही हैं कि बड़ी तेजी से ओपन मार्केट में रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा है। जो इंटर बैंक का मामला है उसके डायनामिक्स फर्क हैं, उसमें वजूहात फर्क होती हैं। वहाँ पे इंपोर्टर्स जो हैं वो डॉलर खरीदने वाले होते हैं, एक्सपोर्टर्स जो हैं वो डॉलर बेचने वाले होते हैं। तो यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि डॉलर्स का एक फुकदान है इंटर बैंक मार्केट के अंदर भी। वहाँ पे इंपोर्टर्स लगे हैं डॉलर खरीदने के लिए, वो ज़्यादा डॉलर खरीदना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी हो नहीं रही। और फिर $1 बिलियन IMF के मिलने के बाद भी आप देखिए कि हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं वो तकरीबन $8 बिलियन के करीब, जो आप समझिए कि तकरीबन 5-6 हफ्तों की इंपोर्ट का टोटल हमारे पास जो है वो स्टेट बैंक के रिजर्व्स पड़े हैं। तो ओपन मार्केट की वजूहात फ़र्क है, मैंने आपके सामने रखी कि स्मगलिंग है, उसमें UAE की तरफ से एक रिक्वायरमेंट भी नहीं लगाई गई है जिसमें हर पाकिस्तानी पैसेंजर जो है वो जब तक 5,000 दिरहम ना दिखाए वहाँ पे वो एंटर होने की इजाजत नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 21 फ्लाइटें जा रही हैं पाकिस्तान से। अगर ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है कि ऐसी सूरत हाल में अगर ये स्मगलिंग हो रही है तो इस पर क्यों किसी को पता नहीं है या क्यों हुकूमत नोटिस नहीं ले रही। लेकिन बहरहाल एक और चीज़ जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी डॉक्टर साहब तनकीद करते नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो ओवरऑल सुकड़ रही है, उसका साइज़ कम हो रहा है और इसी वजह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। डॉलर की भी प्रॉब्लम उसी की एक कड़ी है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, डॉलर्स का जो इंटर बैंक का मामला है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि हम एक्सपोर्ट कितनी करते हैं और इंपोर्ट कितनी करते हैं, और उसके नतीजे में तिजारती खसारा क्या आता है। तिजारती खसारा अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर है रुपए के ऊपर, और ये पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूँ कोई नई चीज़ नहीं है। हमारा तिजारती खसारा तारीखी तौर पे रहा है, और तारीखी तौर पे हमने देखा कि हमारा रुपया भी जो है वो हर साल औसतन 8-10% गिर जाता है। ये पिछले कुछ महीनों में है वो बड़ी आप समझिए कि अनयूजुअल एक्टिविटी है कि एक दिन में 6-6, 7-7 रुपए जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है। इसमें सट्टा भी ज़रूर हो रहा होगा, और इसमें सियासत का एक बड़ा रोल है कि सियासी गैर यकीनी की जो फ़ज़ा है वो असरअंदाज होती है मईशत के ऊपर। आपने मईशत की सिकुड़ने का जिक्र किया, दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं वो ख़ास तौर पे यूक्रेन की जंग के बाद और तेल की कीमतें बढ़ने के बाद वो सिकुड़ ही रही। एक एलिमेंट ये भी है कि डॉलर आप यूरो के सामने देखें तो वो 20 साला बुलंद तरीन सतह पे है इस वक्त। तो डॉलर इज द किंग राइट नाउ। येन को अगर आप देख लें तो मुझे याद है कि कहीं 2002 में ये लेवल था जापानीज येन के सामने, और वहां पे भी एक 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है डॉलर का। डॉलर सारी करेंसी को दबा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को कोई बाकी करेंसी के मुकाबले में ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो फिर डॉक्टर साहब अब महंगाई की सूरत हाल के हवाले से फिर क्या कहेंगे? इस सारे इसमें तनाजुर में तो यही नजर आ रहा है कि महंगाई तो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगी। हुकूमत जो ये दावे कर रही थी कि शायद आने वाले दिनों में कुछ रिलीफ मिलेगा, सूरत हाल इसके बरक्स है। देखिए, महंगाई के हवाले से उसके दो एलिमेंट्स हैं। एक तो हम जो कहते हैं कि इम्पोर्टेड महंगाई है, जिसका मतलब ये है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं आलमी मंडियों में, अगर हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम खाने पकाने का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ पे बढ़ जाती है कीमत या पाकिस्तान का रुपया गिर जाता है, तो नेचुरली पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। एक डोमेस्टिक महंगाई है जिसमें कार्टेल्स का बहुत बड़ा रोल है।
यानी कि हमारे यहाँ चीनी का एक कार्टेल बना है, एक बिजली का कार्टेल बना हुआ है, वो अपनी मुंह मांगी कीमत वसूल करते हैं। और पिछले 15-20 सालों में कोई भी हुकूमत जो है वो इन कार्टेल्स को तोड़ने में कामयाब नहीं हो रही, या वहाँ पे नीयत की कमी है और या काबिलियत की कमी है। ठीक, तो फिर इसका मतलब यही है कि आने वाले दिनों में मजीद ही महंगाई नजर आएगी। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सो मच। और वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। आने वाले दिनों में ज़ाहिर है ये तमाम मामलात अभी ऑन गोइंग है, इनके बात होती रहेगी, हमारी नज़र भी है। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।